नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी गवर्नेंस की प्रीमिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के अंदर पूछे गए कुछ सवाल जो कुछ समय पहले ही कंडक्ट किया गया था। इसे एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी एज एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी किस प्रकार के सवाल जनरल स्टडीज में पूछ सकता है और कुछ हद तक आप ये देख सकते हो, गेज कर सकते हो कि बेसिक्स आपके कितने क्लियर हैं। कहने के बाद ये जरूरी है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, तो कोई बात नहीं, आपको उनसे सीखने को मिलेगा। जो लोग प्रीमिक्स पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे एक स्क्रीन पे, उसको पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका टोटल स्कोर आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को 1 मार्क ही दीजिएगा, तो उस हिसाब से अपना कॉमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर जरूर बताइएगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में से करेक्ट मैच करना है आपने। लिस्ट 1 में 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो भारत में स्थित हैं और लिस्ट 2 में उनकी लोकेशन बताई गई है। आपको मैच करना है, ये आपके ऑप्शंस हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी 4123, यानी जो आपके नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दिस इज बेसिकली नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। और रिसेंटली मतलब कुछ महीनों पहले इसका उद्घाटन किया गया था। इसकी नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था पालासमुद्रम, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ये नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। सेकेंड लबासना, जहां आप सब जाना चाहते हैं एग्जाम क्लियर करने के बाद, वो मसूरी है, तो उससे कुछ हिंट आपको मिल गया होगा। नेशनल अकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स ये शिमला में स्थित है। ये 1950 में जब एस्टैब्लिश की गई थी तो मद्रास में एस्टैब्लिश हुई थी, बट उसके बाद से ये कई बार मद्रास से शिमला, शिमला से मद्रास शिफ्ट हुई है। प्रेजेंटली शिमला में इसकी बिल्डिंग है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। सेकेंड स्टेटमेंट, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई है और स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 2002 में जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया था, उसने फ्लैग कोड इंडिया इससे पहले हुआ करता था उसको रिप्लेस किया था। इस फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत भारत के फ्लैग में क्या शेप होनी चाहिए, क्या उसके डेजिग्नेटेड साइजेस होने चाहिए, ये सब बताया गया है। सेकेंडली स्टेटमेंट है, स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज एन अडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। बिल्कुल सही है। अशोका के समय का एक लायन कैपिटल, यानी कि 4 शेर वाला जो कैपिटल है, एम्ब्लम है, सारनाथ पिलर है, वहां से इंस्पायर होके भारत का स्टेट एम्ब्लम राष्ट्रीय ध्वज बना है। इसमें 4 लायंस होते हैं जिसको बैक टू बैक माउंट किया जाता है ओवर अ सर्कुलर एबैकस, और वो सर्कुलर एबैकस होता है एक बेल शेप्ड लोटस के ऊपर। लेकिन हमने जो यूटिलाइज किया है, या हमने जो एम्ब्लम अपना नेशनल एम्ब्लम बनाया, उसमें से हमने लोटस शेप या बेल लोटस शेप जो नीचे वाला है, ऐसे वाला जो एक लोटस शेप होता है, वो हटा दिया। तो हमारे वाले में सिर्फ एक अबैकस है और उसमें 3 शेर नजर आते हैं, है ना, 3 शेर नजर आते हैं। नीचे सत्यमेव जयते यानी ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, वो हमने इंस्क्राइब कर दिया है। और हमारे जो हॉर्स बुल वाला जो इमेज है वो भी वहीं पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इंस्पायर हुआ है। इट्स नॉट एंटायर रेप्लिका ऑफ द लायन पिलर, इट्स एन इंस्पिरेशनल इमेज। तो वो एम्ब्लम है भारत का। दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट, भारत के लीगल सिस्टम में इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट्स भारत के लीगल सिस्टम का पार्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीगल सिस्टम? बहुत ही बेसिक और जेनरिक सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द 4। चारों की चारों चीजें जो है भारत के संविधान में या भारत के लीगल सिस्टम में एनश्राइंड है। कैसे? सबसे पहले तो बेसिक वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यस दे आर एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे, प्रीएम्बल पढ़ोगे, जहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सब हमारी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर संविधान आधारित है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। अब क्योंकि पहली स्टेटमेंट सही है तो ये गलत हो जाएगा। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कन्फर्ड बाय ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स। देखो, हमारे पास राइट्स जो हैं, अधिकार जो हैं, वो संविधान भी प्रोवाइड करता है। संविधान के अंदर भी कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर स्टैट्यूटरी राइट्स एज वेल। स्टैट्यूटरी राइट्स मतलब किसी पार्लियामेंट के पास किए गए कानून के थ्रू वो अधिकार दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू मैरिज इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर डिफरेंट मैरिज एक्ट्स और द पर्सनल लॉज दैट आर देयर इन द कंट्री। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। अब
इट्स अ नो ब्रेनर कि अगर पहली स्टेटमेंट सही है तो दूसरी भी सही होगी, ऑप्शंस में तो सब यही है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आता है कि क्या तीसरी स्टेटमेंट सही है या चौथी स्टेटमेंट सही है या दोनों। तीसरी स्टेटमेंट में आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप टू एनफोर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स। बिल्कुल, जो हमारे एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, हमारे पास जुडिशरी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी मिली हुई है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो अब चौथी स्टेटमेंट पे सवाल आके रुक जाता है कि क्या लीगल और जुडिशियल पर्संस, इन दोनों को रिकॉग्निशन मिलती है भारत के लीगल सिस्टम में? तो आंसर इज यस। लीगल और जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? एक जुडिशियल पर्सन होता है जो नेचुरल पर्सन ना हो, यानी कि नेचुरली वो एक इंडिविजुअल नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, बट कानून उसे एक ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, एनजीओ के तौर पे लीगल एंटिटी मानता हो, तो उसको वो स्यू कर सकता है और कोई उसको स्यू कर सकता है। कहने का मतलब कि आप उसे जुडिशियल एंटिटी मानते हैं, जुडिशियल पर्सन मानते हैं, इसका मतलब वो कोर्ट को जाके अप्रोच कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जाके अप्रोच कर सकती है, अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सकती है। यह भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में मौजूद है। दूसरा, लीगल पर्सन का मतलब या लीगल एंटिटी का मतलब जिसको ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब कई बार आप देखते होंगे स्टेटमेंट्स गिवन बाय हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, जहां पे किसी फॉरेस्ट को, किसी रिवर को, किसी नेचुरल एंटिटी को लीगल पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इवन रामलला, जो अयोध्या के अंदर वन ऑफ द पार्टीज टू द जजमेंट थे, वन ऑफ द पार्टीज टू द लिटिगेशन थे, उनको भी लीगल पर्सन की तरह रिकॉग्नाइज किया हमारे लॉ ने। तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति जो एंटिटी है, वो एक नेचुरल बीइंग है, उसे भी लीगल पर्सन के तौर पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और वो किसी लिटिगेशन का हिस्सा हो सकता है, पार्टी हो सकता है। भारत में ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है A 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट, एक स्पेसिफिक स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें से 4 में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपने बताना है। स्क्रीन पॉज करें और अटेम्प्ट करें। देखिए, सही जवाब है A। सिंपली स्पीकिंग दीज ऑल 3 स्टेटमेंट्स B C D आर रॉन्ग। ये लॉन्च हुआ था 2023 में, 2021 में नहीं, 2023 में लॉन्च हुआ था। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, ये स्टेट्स इस स्कीम के अंदर नहीं आते हैं। इनफैक्ट मणिपुर इसके अंदर नहीं आता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्कीम है ये चाइना बॉर्डर के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। चाइना के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, मणिपुर का बॉर्डर चाइना के साथ नहीं लगता है, इसलिए ये स्कीम भी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 15 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के वो डिस्ट्रिक्ट्स, वहां के कुछ विलेजेस में इंप्लीमेंट होना था जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री है, याद रखना, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है, होम मिनिस्ट्री है। इसका पर्पस है कि जो विलेजेस ये सेलेक्ट कर रहे हैं उन सभी विलेजेस में जितनी भी स्कीम्स हैं उनका कन्वर्जेंस हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर तरीके से डेवलप हो सके, ताकि वहां पे रहने वालों लोगों को सुख सुविधा मौजूद हो, वो एरिया छोड़ के ना जाए। इसका एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट भी है। अगर आपके बॉर्डर एरियाज में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में लोग नहीं रहते हैं, बॉर्डर विलेजेस को अबैंडन कर देते हैं, तो आपका वहां पे गवर्नेंस नेटवर्क भी कमजोर पड़ सकता है और खाली इलाके में कब्जादारी करना दूसरे पार्ट के लिए आसान हो सकता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये स्ट्रैटेजी चाइना बहुत समय से अप्लाई करता आ रहा है कि वो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाता है। इतनी बढ़िया सड़कें, इतने बढ़िया रनवे, इतने बढ़िया डैम्स वो बॉर्डर के आसपास इसलिए बनाता है ताकि वहां पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो रिजाइड कर सके, सेटल हो सके, और धीरे धीरे करके यदि वो एनक्रोच करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड को, तो वो ये क्लेम कर सके कि ये तो हमारा है जी। अब इसी के आंसर में भारत को भी चाहिए कि बॉर्डर एरियाज को सशक्त करे और डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे। इसके लिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है आई है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आंसर था ए। दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का है। ये कहां पे अप्लाई नहीं होगा, इसको अप्लाई करने से कौन से एरियाज को एग्जेम्पशन दी गई? सो द आंसर इज सी, 6 शेड्यूल एरियाज। यदि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखोगे, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा AMTM दैट आर इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो कुछ एरियाज जो इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंदर आते हैं, जहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट के ही वो स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड, मणिपुर के कुछ एरियाज, वो भी एग्जेम्प्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
नेक्स्ट, भारत के अंदर शेड्यूल की बात होती है, 3 लिस्ट बनती है, आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है। क्रिमिनल लॉ इज एक्सक्लूसिवली अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट, बिल्कुल गलत। क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर ये सारा का सारा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। सेकेंडली, सिविल प्रोसीजर का कोड वो भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट है गलत, दूसरी स्टेटमेंट है सही, तो करेक्ट आंसर इज B2 ओनली। अगर आप कंकरेंट लिस्ट देखोगे, वहां पे ऊपर देखो, पहला ही जो आइटम है, फर्स्ट आइटम इज क्रिमिनल लॉ, ठीक है, एंड द 13th नंबर आइटम इज द सिविल प्रोसीजर कोड। कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं। कई बार अगर स्टेट सेंटर के कानून में क्लैश हो तो फिर उस पर्टिकुलर मामले में पार्लियामेंट का कानून अप्लाई होगा, अनटिल अनलेस स्टेट अपना कानून प्रेसिडेंट से साइन ना करवा सके। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपके लिए बेस्ट मेथड हो सकता है रिवीजन का, और इसीलिए हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इसी तरीके से डिजाइन की गई है। परख यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 के लिए, 2025 में जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी डिजाइन की गई है, और इसमें ढेर सारे टेस्ट आपको मिलेंगे कम दाम पे। आप इसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके अवेल कर सकते हैं। चलिए, भारत पर्व was organized by the government of India during which of the following programs? ये क्वेश्चन आपको लगता जीके का है, लेकिन इसमें इंग्लिश भी शामिल है। मतलब इसमें अगर आपको ये आइडिया हो कि ये फेस्टिवल्स होते कब है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। अदरवाइज अगर आप गलत तुक्का लगाते हो तो इट नहीं फंसेगा इसमें। तो सही जवाब है रिपब्लिक डे और कान फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 तो अभी तक हुआ ही नहीं, ये नवंबर दिसंबर में होगा। तो जब ये नवंबर दिसंबर में होगा तो वॉज सेलिब्रेटेड तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ये तो गलत होगी। तो अगर इंग्लिश पता है और थोड़ी बहुत इन इवेंट्स की टाइमिंग पता है तो भी आप इससे आंसर दे सकते हो, बिकॉज अवेलेबल ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही सही है। कान फिल्म फेस्टिवल अप्रैल के महीने में फ्रांस में मनाया जाता है। उसमें भारतीय कंटिजेंट के साथ जब सरकार ने लोगों को भेजा था तो उन्होंने भारत पर्व पर्यटन महोत्सव की तरह मनाने के लिए बात की थी। भारत पर्व मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है जो साल 2016 से चल रहा है। जनरली ये रिपब्लिक डे के आसपास के 5, 6, 9 दिन तक लगभग मनाया जाता है, और इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में भी ये मनाया गया था। इसका मतलब 1 और 3 ये सही आंसर है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज करती है भारत पर्व हर साल, और जनरली ये दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है। इस बार ये 23 से 31 जनवरी के बीच में कंडक्ट किया गया था। भारत पर्व में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी स्कीम्स को प्रमोट करते हैं। इससे टूरिज्म प्रमोट करने के जरिए भी बहुत ज़्यादा एवेन्यूज क्रिएट होते हैं। और अगर आप कान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो वहाँ पे भी इस बार फर्स्ट टाइम भारत पर्व मनाया गया था, यहाँ पे 77th कान फिल्म फेस्टिवल में, जो कि अप्रैल मई में हुआ था। नेक्स्ट इज सेक्शन 377 आईपीसी का, इंडियन पिनल कोड का, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली कौन सी संस्था थी? इसका मतलब यदि आपको केस का नाम पता है जिसके अंदर 2009 में सबसे पहली बार होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, तो आप उसका आंसर दे सकते। आंसर इज ए, नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट। देखिए 2009 में नाज फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट ने चैलेंज किया सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को, जो होमोसेक्सुअलिटी या कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन टू पीपल ऑफ द सेम सेक्स, इसको क्रिमिनल ऑफेंस बताता था और इसकी जेल की सजा भी प्रावधान में लिखी गई थी। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के खिलाफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह सच बात है, इसलिए उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया। केस का नाम था सुरेश कौशल केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीक्रिमिनलाइजेशन जो है वो पार्लियामेंट कर सकता है, पार्लियामेंट यदि चाहे तो आईपीसी में अमेंडमेंट कर सकता है, हम कोई डीक्रिमिनलाइजेशन नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर जजमेंट को चैलेंज किया गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा कि जनवरी 5, 2018 इस पे कहा कि भाई साहब देखो, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम, इट शुड बी डीक्रिमिनलाइज्ड। सेक्शन 377 का ये पार्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और इसीलिए इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 371G, और ये मुझे लगता है कि इट्स नॉट अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, दिस इज लाइक लैक ऑफ इमेजिनेशन, लेकिन पता है कि भाई 371G में से क्वेश्चन बनाना है तो कुछ तो बना देते।
फिर भी इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 371G में कॉन्स्टिट्यूशन में मिजोरम के लिए स्पेशल प्रावधान है और इसीलिए उस प्रावधान में लिखा गया है कि मिजोरम में कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट नहीं लगेगा जब तक मिजोरम की लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रेजोल्यूशन पास करके डिसाइड नहीं कर देती। लेकिन ये हर कैटेगरी ऑफ मैटर्स के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, यानी हर मामले में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इन 4 मामलों में ऐसा हो सकता है। बाकी मामलों में पार्लियामेंट के कानून मिजोरम के अंदर अप्लाई करेंगे। अब ये जो 4 मामले हैं, इनमें से कौन सा मामला संविधान में नहीं लिखा? सो द आंसर इज सी। और बहुत ही मुझे तो लगता है कि ऐसे एमसीक्यू बनाने का पर्पस जो है वो बस इतना है कि यहां से बना दो एमसीक्यू। तो अगर आप 371G देखोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि मिजोरम के लिए यह कहा गया है कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून जो इन 4 आइटम्स को बिलोंग करता हो, मीजोस की रिलीजियस और उनकी सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, मीजोस के कस्टमरी लॉ और प्रोसीजर से रिलेटेड हो, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस मीजोस के कस्टमरी लॉ से जुड़ा कोई कानून हो, या ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड हो, जमीन हो। तो इसका मतलब आंसर क्या है? डी, क्योंकि यहां पे लिखा है ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की बात नहीं हुई है यहां पे, सिर्फ एक नेचुरल रिसोर्स की बात हुई है, वो है लैंड। इसका मतलब पानी, फॉरेस्ट, बाकी जो चीजें हैं, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके लिए पार्लियामेंट का कानून मिजोरम पे अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। बट आई डोंट फाइंड दिस क्वेश्चन टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट वन, बिकॉज इसने जस्ट ये 4 स्टेटमेंट ले लिए और यहाँ पे लैंड को नेचुरल रिसोर्स बना दिया। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ लिया, इसकी बहाने 371G याद कर लिया, और अब इसी बहाने 371 में जो स्टेट्स आते हैं वो सारे एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार।